हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी, ऑलराइट, जो कि है राइटिंग स्किल पोर्शन। उससे पहले हमने सेक्शन ए जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है पूरा ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। और उससे पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था, एनालिसिस सॉर्ट ऑफ, कि कितने क्वेश्चंस आपके आएंगे क्वेश्चन पेपर में, सारे उससे रिलेटेड डूज एंड डोंट्स, और कौन सी आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, एंड पूरा ओवरव्यू एनालिसिस हमने कर लिया था। ठीक है, उसमें हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं सॉल्व करे थे। अब आज हम सेक्शन बी ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। और मैं हूं श्रेया, आपकी इंग्लिश मेंटर। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का लास्ट सेशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला हमने पूरा सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राइटिंग स्किल से। ऑलराइट, चलिए, सो राइटिंग स्किल्स में आंसर एनी 4। ऑलराइट, 4 ही आपने आंसर करने हैं आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस गिवन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट बिलो। ठीक है, कोई भी एक अपनी मर्जी से आप छोड़ सकते हो, और इसको आप वाइजली चूज करो कि आपको कौन सा छोड़ना है। ठीक है, जैसे कि जहां कंफ्यूजन फील हो रहा है या फिर नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, एक तो चॉइस प्रोवाइडेड है ना। The president of RWA Shalawood Heights, Kozhikode, has to put up a notice to inform residents about a park cut for their residential area. ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन आपका नोटिस से रिलेटेड। ठीक है, आपको बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। अब क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने से पहले ना एक फॉर्मेट याद आना चाहिए कि क्या होता है नोटिस का। याद है, एक बॉक्स बनाते थे, ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नेम, देन लेफ्ट हैंड साइड डेट लिखते थे, उसके बाद क्या लिखते थे, NOTICE नोटिस, उसके नीचे एक हेडिंग देते थे। क्या हेडिंग है, टाइटल क्या है। ऑलराइट, फिर आती थी बॉडी जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ ये सब इंक्लूड करना होता था, और नेक्स्ट आता था कंक्लूजन। ठीक है, याद आ गया। अब आइए, select the appropriate title for the notice। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, इससे रिलेटेड appropriate टाइटल क्या होना चाहिए, जो टाइटल हम देते थे। ठीक है, हेडिंग। तो ऑप्शंस क्या क्या है, चूजिंग ऊन पार्कट्स, क्या कोई अपना पार्कट चूज करता है कि हाँ भाई मेरे घर में लाइट भगा देना इतने से इतने टाइम, नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल्ड पार्कट। तो यहाँ पे वो एक शेड्यूल्ड पार्कट पहले से इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, ये हो सकता है। नेक्स्ट है द नीड टू सेव पार। क्या हम यहाँ पे नीड बता रहे हैं कि पार को सेव करने की कितनी नीड है, नहीं, ये तो नहीं बता रहे डेफिनेटली। नेक्स्ट है पार एंड रेजिडेंट सेफ्टी। क्या सेफ्टी रूल्स बता रहे हैं, नहीं बता रहे। तो विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, शेड्यूल्ड पार कट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर द नोटिस। नोटिस को जब आप ओपन कर रहे हो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट उसके लिए स्टेटमेंट कौन सा सूटेबल है इनमें से। फर्स्ट है ग्रीटिंग्स एंड अटेंशन एंड सो एंड सो एंड सो। अब यार टॉपिक आपने पढ़ लिया, शेड्यूल्ड पार्कट आप दे रहे हो इसमें टाइटल, तो क्या इसमें कोई ग्रीटिंग वाला पार्ट आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है, पता चल गया स्टार्टिंग में। नेक्स्ट, दिस नोटिस इज रिटन टू शेयर सम न्यूज विद यू ऑल अबाउट सो एंड सो एंड सो। ठीक है, वैसे ये क्या न्यूज है ये, लेकिन हम इसे कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ शैलावुड हाइट्स अबाउट, हाँ हो सकता है अबाउट फिर आगे वो बता देंगे पार्कट के बारे में। नेक्स्ट है आई विश टू शेयर विद ऑल ऑफिशियल्स ऑफ RWA शैलावुड हाइट्स दैट। क्या ये सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए है, नहीं, ये रेजिडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो अब आपको उसमें से कौन सा सबसे बेस्ट वन लगा, हमें लगा सबसे बेस्ट सी। क्यों, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ शैलावुड हाइट्स अबाउट a scheduled power cut from on this date from this and this timing, accordingly manage your works and so and so and so। तो 20 का कौन सा सही लगा हमें, सी। ऑलराइट, तो सॉल्यूशन 19 का है बी, शेड्यूल पावर कट, और 20 का है सी, दिस इज टू इन्फॉर्म, क्योंकि ये न्यूज वाला नहीं था जो हम एक कंसिडर कर रहे थे। नेक्स्ट आते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस। मैंने बताया था जो नोटिस की बॉडी होती है उसमें कुछ कुछ सर्टेन पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं हमने। अब यहाँ पे ना 6 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है इसमें से कौन कौन से इंक्लूड करने चाहिए नोटिस की
बॉडी में। सो ओपिनियन अबाउट रेगुलर पार्कर्स, क्या हमें ओपिनियन बतानी चाहिए इसमें कि पार्कर्स के बारे में रेगुलर क्या ओपिनियन है आपकी? नोटिस बहुत ही प्रिसाइज लिखा जाता है, इसको इलेबोरेट नहीं करा जाता है अपना कुछ कुछ लिख के, तो ओपिनियंस नहीं लिखी जाती भैया, नहीं लिखी जाती, ठीक है। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन फॉर पार्कर, क्या रिजोल्यूशन करा हमने, क्या निश्चय करा और उससे क्या कंक्लूड करा, क्या हमें ये लिखना होता है? नहीं लिखना होता, बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना होता, बहुत कॉम्पैक्ट सा लिखना होता है। नेक्स्ट है रीजन फॉर द पार कट, अब आप पार कट होने वाला है तो उसका रीजन तो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मोटर खराब हो गई, ट्रांसफार्मर खराब हो गया, या कोई और मशीनरी में कोई डिफेक्ट आ गया तो यहाँ बता दिया जाएगा, तो हाँ ये वाला हो सकता है। नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ द पार कट, टाइम बताना चाहिए ना पार कट का, कितने से कितने तक पार कट रहेगा, जिससे कि जो सारे रेजिडेंट है सोसाइटी के वो अकॉर्डिंगली अपना वर्क प्लान कर सके, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है कंप्लेन अगेंस्ट रेगुलर पार कट, नोटिस बताना है कि पार कट होने वाला है उस दिन को, उस टाइम को, तो यहाँ पे कंप्लेन अगेंस्ट रेगुलर पार कट थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, चलो नहीं आएगा ये भी। नेक्स्ट है डेट ऑफ द पार कट, अब होने वाला है पार कट, ये मशीन खराब है लेकिन पता नहीं है कब, किसी भी दिन ऐसे ही थोड़े सरप्राइज, तो आपको डेट बतानी होगी पार कट किस दिन होने वाला है, तो फिर ये भी कंसिडरेबल है, तो अब आते ही ऑप्शन में, ठीक है, 1 and 4, 2, 3 and 5, 2 and 6, 3, 4 and 6, तो हमने कौन कौन से हमने कंसिडरेबल लग रहे थे हमको, 3, 4 and 6, सो नाउ हमारा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट हमें सही लग रहे थे। नेक्स्ट है वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ RWA, RWA कहाँ गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, दोबारा से देख लो, द प्रेसिडेंट ऑफ RWA शेलावुड हाइट्स एंड सो एंड सो एंड सो, ठीक है, तो क्या ये आएगा, और आएगा तो क्यों आएगा आपको बताना है, तो यस बिकॉज इट इज द इशूइंग बॉडी का तो नेम होता ही है ना, तो हाँ आएगा। नेक्स्ट नो, आएगा तो है ही, तो ये तो यही गलत हो गया। नेक्स्ट है यस बिकॉज इट मेक्स इट इनफॉर्मल, क्या यहाँ पे इनफॉर्मल और फॉर्मल के लिए इसका नेम ऑफ RWA आना है, नहीं। नेक्स्ट है नो बिकॉज द टाइटल मेक्स इट क्लियर, क्या टाइटल में ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कभी भी आपको अगर लग जाए कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, ये नहीं है कि फटाफट उसको करेक्ट कर दिया, बहुत टाइम है भाई, 90 मिनट्स की मैंने 1.5 आवर, ठीक है, तो सारे ऑप्शंस देखो, फिर देखो कि सारे अगर आपको बाकी रॉन्ग लग रहे हैं और फर्स्ट वाला आपको पहले ही सही लग रहा था उसके बाद भी टिक करो, जल्दी जल्दी में, ये नहीं कि ऑप्शन ए सही लगा है और उसी को सर्कल करके बैठ गए हैं, सारे ऑप्शन कंसिडर करो, भले ही आपको लग रहा है कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है पेपर अटेम्प्ट करते हुए। सो 21 का हो गया डी एंड 22 का हो गया ए, क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस नोटिस, अब पूरा नोटिस लिख लिया आपने, ठीक है, एंड में लिखा जाता है कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, अब बोला है इसमें स्टे इन्फॉर्म्ड, कोलैबोरेशन सोलिसिटेड, स्टे प्रिपेयर्ड या फिर इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। अब मे भी आप लोगों की सोसाइटी में भी होता रहा हो पार कट, तो इसमें आपको कौन सा बेस्ट सूटेबल लग रहा है, स्टे इन्फॉर्म्ड, कोलैबोरेशन सोलिसिटेड या स्टे प्रिपेयर्ड, इसमें से ना एकदम रॉन्ग वाला कोई नहीं लग रहा है, आपको बेस्ट सूटेड ढूंढना है कौन सा है प्रेजेंट सिनेरियो के लिए, तो इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, तो प्रॉब्लम तो होती है थोड़ी बहुत, सबको फील करनी पड़ती है, क्योंकि सारी 90% मशीन उसी पे चल रही हो, इलेक्ट्रिसिटी पे, और लाइट चाहिए, फैन चाहिए, एसी चाहिए, सो एंड सो बहुत सारी चीजें चाहिए, सो इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ पे तो मैंने आपको सारे सॉल्व करवा दिए, लेकिन हमको एक चॉइस प्रोवाइडेड थी, इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कंफ्यूजन है, नहीं पता चल रहा, अटक रहे हो, तो रॉन्ग मत अटेम्प्ट करो, एक क्वेश्चन तो आप छोड़ ही सकते हो ना अपनी मर्जी से, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, आंसर एनी 6 of the 7 question given with reference to the context below। अब यहाँ पे आपको 6 आंसर करने हैं, टोटल 7 गिवन है, इसमें भी एक क्वेश्चन का आपके पास बेनिफिट है, नहीं आता है, कंफ्यूजन है, छोड़ दो। नेक्स्ट चलिए पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। वीनू इज द मेंबर ऑफ कोएग्जिस्टेंस, अ स्कूल क्लब दैट एक्टिवली प्रमोट्स एनिमल राइट्स एंड केयर। He has to write an article emphasizing the need for prevention of cruelty to animals and peaceful coexistence between animal and human beings। फटाफट नहीं पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है, ठीक है, एक बारी में नहीं समझ आया दोबारा पढ़ लो, क्योंकि नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेट होने वाले हैं, ठीक है।
अब पहला क्वेश्चन जो था हमारा था राइटिंग स्किल का, वो था नोटिस से। अब क्वेश्चन आया हमारा आर्टिकल से, ठीक है। आर्टिकल फॉर्मेट याद आ गया, ये बड़ा होता है नोटिस से, ठीक है। सो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर वीनूज आर्टिकल। उसमें भी टाइटल पूछा था नोटिस में, और आर्टिकल में भी टाइटल पूछा है कि कौन सा बेस्ट सूटेबल टाइटल है यहाँ पे वीनू की आर्टिकल के लिए। तो उसमें बोला है मैन एंड एनिमल अ स्ट्रगल टू कोएग्जिस्ट। क्या मैन और एनिमल इज अ स्ट्रगल टू कोएग्जिस्ट टुगेदर। नेक्स्ट है द रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज। ये तो हमें पढ़ के ही पता चल रहा है, ये नहीं है भाई। रिमॉडलिंग द फ्यूचर बाय पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अब अगर ऐसे ही सब डिजास्टर्स चलता रहा, हम लोग हार्म करते रहे एनवायरनमेंट को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है, तो क्या होगा, हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत हेजी हो जाएगा। तो इसमें बोला है रिमॉडलिंग द फ्यूचर, फ्यूचर को रिमॉडल करना, यानी कि अगर वहां पे कुछ नेगेटिव होने वाला है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना। कैसे? बाय पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस किसका? मैन और एनिमल का। देन नेक्स्ट इज, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट इज स्मार्ट मूव सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट हमें कौन सा लगा? रिमॉडलिंग द फ्यूचर। हम अपने फ्यूचर को रिमॉडल कर रहे हैं, ठीक हो, उसको अगर वो नेगेटिव हो रहा था उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, कुछ अच्छा करके, बाय पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ऑलराइट, सो 23 का है डी, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, और 24 का है रिमॉडलिंग द फ्यूचर वाला, सी। नेक्स्ट जाते हैं, विच ऑप्शंस 1 to 4 should we choose to elaborate on reasons for cruelty to animals। अब इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। पहला देख लेते हैं, सभी में ना बीच में जो ये सर्किल में सेम है, cruelty toward animals, cruelty toward animals and so and so। अब ये जो दो एरोज लगे हुए हैं, इससे पता चल रहा है कि what leads to cruelty to animals। So overwork और materialism, क्या इस वजह से cruelty to animals होती है क्योंकि ओवरवर्क और मटीरियलिज्म है? नहीं। नेक्स्ट आ जाता है, वाइल्ड एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स लीड टू क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स? नो। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड, इंक्रीजिंग अब्यूज एंड लैक ऑफ कंपैशन लीड्स टू क्रुएल्टी टू एनिमल्स? इनएप्रोप्रिएट। नेक्स्ट आता है, क्रुएल्टी टू एनिमल्स क्यों हो रहा है? सब में यही पूछा था गया था ना, इसलिए हम रीजंस और कॉज इफेक्ट वाले जैसे होते हैं, ये हमें इनएप्रोप्रिएट लग रहे थे। नेक्स्ट आ जाता है, डिस्प्लेस्ड इमोशंस एंड लैक ऑफ कंपैशन। जो लोग हंटिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं, वो क्या करते हैं? दे हैव लैक ऑफ कंपैशन एंड डिस्प्लेस्ड इमोशंस। क्योंकि आप एनिमल्स में भी तो लाइफ है, उसको किल कर रहे हो, उसको हंट कर रहे हो, तो वो अपनी लाइफ लूज कर रहा है। कहीं ना कहीं जो पर्सन उनको हार्म पहुंचा रहा है, ही और शी इज हैविंग डिस्प्लेस्ड इमोशन एंड लैक ऑफ कंपैशन व्हिच इज लीडिंग टू क्रुएल्टी टू एनिमल्स। तो ये हमें सबसे एप्रोप्रिएट इसमें लग रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमें करेक्ट लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 ये वाला करेक्ट है। इमोशंस डिस्प्लेस्ड है और लैक ऑफ कंपैशन है, क्योंकि आप दूसरे लिविंग बीइंग के लिए फील ही नहीं कर पा रहे हो और उसको किल कर रहे हो, ठीक है। सो इसमें 25 का हो गया डी। नेक्स्ट जाते हैं, फॉर द विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए पिक्चर से हटके रिटन फॉर्मेट में एक क्वेश्चन गिवन है, व्हाइल इलैबोरेटिंग ऑन द कॉजेस फॉर क्रुएलिटी व्हिच इज द कॉज वीनू शुड not include? So habitual poaching? No. Animal activists? हाँ हो सकता है। deliberate neglect या फिर animal abuse? तो इसमें हमने पता चल रहा है वीनू क्या कर रहा है, वो अवेयरनेस फैला रहा है लोगों में about the coexistence of man and animals together, और जिससे कि हम रिमॉडल कर सके फ्यूचर। तो फिर वो एक एनिमल एक्टिविस्ट की तरह रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, विच ऑप्शन वुड हेल्प वीनू विद द एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रेलेवेंट आइडियाज फॉर दिस आर्टिकल। अब आर्टिकल में ना बहुत सारे आइडियाज होते हैं, उनका एक सेट पैटर्न होता है किस वे में आपको प्रेजेंट करना है। ये नहीं है कि पहले सबसे पहले कंक्लूजन लिख दिया और बाद में एंड में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सबको पता है कंक्लूजन बाद में आता है, पहले हमें इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। ऐसे सर्टेन डूज एंड डोंट्स होते हैं आर्टिकल में, जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करने के लिए। तो इसमें बोला है सबसे पहले एक्सप्रेसिंग कंसर्न, सबसे पहले आप कंसर्न शो कर रहे हो, सो एंड सो एंड सो। देन एक्सप्लोरिंग द रीजंस, उसके बाद आप रीजन एक्सप्लोर कर रहे हो, सो एंड सो एंड सो। देन प्रोवाइड सजेशंस,
thirdly आप suggestion provide कर रहे हो of so and so, next presenting the conclusion. ठीक है, तो ये पैटर्न सही लग रहा है. सबसे पहले आपने कंसर्न शो कर दिया, फिर रीजन बता दिए उसके लिए क्या है, नेक्स्ट आपने सजेशन बताए एंड लास्टली आपने कंक्लूड कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं. तो ये हमें सही लग रहा है लगभग. नेक्स्ट है बी, स्टेटिंग द इफेक्ट ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल. आप सबसे पहले इफेक्ट बता रहे हो क्रुएल्टी का क्या होता है एनिमल्स के लिए. देन प्रेजेंटिंग अ कंक्लूडिंग व्यू पॉइंट. सेकंड में ही कंक्लूजन दिखा दिया. ऐसा होता है, कंक्लूजन हमेशा सबसे लास्ट में आता है. तो बी तो हमारा आंसर नहीं है भाई, पता चल गया हमें. ठीक है, सी पे आ जाते हैं. इंट्रोड्यूसिंग द पर्पस ऑफ द आर्टिकल. सबसे पहले आपने आर्टिकल का पर्पस बताया. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज एंड लॉ. एक्सप्लेन कुछ नहीं करा, सबसे पहले लॉज एंड पॉलिसी बता दोगे क्या? नहीं, लॉज एंड पॉलिसी का यहाँ पे नहीं बनता है, तो सी भी हमारा आंसर नहीं है. डी पे देखते हैं. एक्सप्लोरिंग द लॉज ऑफ द लॉज फॉर एनिमल प्रोटेक्शन. इसमें उसमें तो सेकेंडली पूछा था राइट्स एंड लॉज एंड ऑल. इसमें स्टार्ट ही यहीं से करा है कि सबसे पहले आप लॉज के बारे में ही बताने लगोगे, कंसर्न नहीं बताया है, तो ये भी रॉन्ग है. तो ये इनफेक्ट अगर आपको याद भी नहीं है ना, पढ़ के देखो और सोचो कि सबसे पहले आप आर्टिकल लिखते हो, सबसे पहले लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, एक्ट और आर्टिकल्स यही सब बताने लगोगे. नहीं, सबसे पहले आप कंसर्न दिखाओगे ना. तो इससे ही पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है हमारा. ऑल राइट, दैट सबसे पहले कंसर्न दिखाते हैं, फिर रीजन, देन सजेशन एंड लास्ट में कंक्लूजन. सो 26 का ए आंसर है. नेक्स्ट आते हैं. विच सजेशंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर वीनूज आर्टिकल. क्या सजेस्ट कर रहा होगा वीनू को अपने आर्टिकल में और इसमें से कौन सा बेस्ट सूटेड है? रिड्यूसिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, बैनिंग अ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्रिएटिंग मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. क्या ऐसा क्रिएशन के लिए बोला गया है, न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल? आई डोंट थिंक सो. नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड पेनलाइजिंग द पोचर्स. क्या बोला है कि उनको पेनलाइज करना चाहिए? इसके बारे में डिस्कस करा गया है? नहीं करा गया है. नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनिमल राइट्स लॉ, इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड रिड्यूसिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. तो ऐसा बोला गया है कि हमें क्या करना चाहिए, जो एनिमल राइट्स के लॉज हैं उनको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनको और इनैक्ट करना चाहिए, उन्हें और पावरफुल बनाना चाहिए, और उसमें हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए. लोगों को पता होना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं होना चाहिए. एंड रिड्यूसिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. जो हम ह्यूमंस ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स की लाइफ को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, वहां पे लिमिट होनी चाहिए, कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए. ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट लग रहा है. नेक्स्ट देखेंगे लेकिन, क्योंकि सारे ही ऑप्शंस देखने हैं आपने. क्रिएशन ऑफ मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो भाई ये तो नहीं बोला है कि क्रिएशन ऑफ मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा. ठीक है, और ये भी नहीं बोला है पैरालाइजिंग द पोचर्स होगा. तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो गया हमारा? सी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. रीड अ सेंटेंस फ्रॉम वीनूज आर्टिकल ड्राफ्ट एंड हेल्प हिम कंप्लीट इट बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. As animals find their natural habitat shrinking daily, their interaction with human keep rising, often to the dash of the human and with dash for the animals. पहले वाला humans के लिए और सेकंड वाला dash है animals के लिए. क्या इससे humans को joy मिल रहा है और animals को dangerous outcome हो रहे हैं? No. क्या joy मिल रहा है भाई इसमें? कोई animal आ जाए यहाँ पे tiger आ जाएगा, I'll be happy? No. Next है be thrill for of the humans and lethal consequences for the animals? No. Next आता है irritation of the human with minimal effects of the animals. मतलब इफेक्ट ह्यूमन पे तो वो एनिमल पे कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं है ना, तो ये भी नहीं है. नेक्स्ट है फियर ऑफ द ह्यूमन एंड विद डिजास्टर्स रिजल्ट्स फॉर द एनिमल्स. जितना से कौन सा है, ये हमें सही लग रहा है. अब इसको ना यहाँ पर फिल अप करके देखते हैं. As animals find their natural habitat shrinking daily, humans इन्वेट करे जा रहे हैं एनिमल्स के हैबिटेट में. Their interaction with humans keep rising, often to the fear of the human and with disastrous results for the animals. करेक्ट है, समझ गए आप लोग? ये करेक्ट है, सबसे ज्यादा एप्ट है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट आ जाते हैं. 27 का सी है और 28 का डी. हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों है. Which quote should we use to summarize the central idea of this article? बहुत सारे quotes गिवन है, आपको बताना है कौन सा बेस्ट सूट कर रहा है सिनेरियो पे.
दोबारा से एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा कि कौन सा आपको सबसे ज्यादा सूटेबल लग रहा है इस सिनेरियो के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मैं मानूंगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको बिल्कुल क्लियर कट आप श्योर हो, आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई ये वाला इसको सूट कर रहा है, तो फिर तो आप टिक कर दो। लेकिन अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो क्या चॉइस प्रोवाइडेड है ना, छोड़ दो उस वाले को, एक क्वेश्चन तो आप छोड़ ही सकते हो। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में बेस्ट सूटेड है द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। बी वाला भाई महात्मा गांधी। ऑल राइट, और अगर डाउट हो, नहीं पता चल रहा हो, तो छोड़ दो, एक क्वेश्चन की चॉइस अवेलेबल है, उसको अवेल करो भाई। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर द सेल्फ चेकलिस्ट for this article and select the option that includes the most appropriate self checklist। आपको खुद से चेक करना है क्या क्या मैंने इंक्लूड कर दिया है फटाफट, ठीक है। My article contains first person address to the audience as title, no, इसलिए ये वाला मैंने no पहले ही लगा दिया है। नेक्स्ट, my article contains an eye catching title, सबसे पहले एक eye catching title लिखा जाएगा, that is thematically related, जो कि thematically not thematically, thematically related। Next is content that offers a balanced view of the issue, okay। Next, input for the cause effect suggestions and a conclusion including the personal observations and a byline, तो ये हो सकता है हमारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, my article contains a thoughtful quote as title, quote टाइटल डाल दिया है। नेक्स्ट, कंटेंट that analyzes pros and cons, address of the writer, सबसे पहले बीच में एड्रेस डाल दिया है, बीच में एड्रेस नहीं आता है, ठीक है। my article contains relevant data as a byline as a title, तो डेटा और बायलाइन टाइटल में आता है क्या, नहीं आता है, तो हमें पता चल गया मोस्ट सूटेबल कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बता दिया आपको आंसर 29 का ए है और 30 का बी है। सो लिटरेचर स्टार्ट करते हैं अब हम। दिस सेक्शन हैज सब सेक्शन, सो इन सो देयर आर टोटल 30 क्वेश्चंस और इसमें 26 अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 4 कंफ्यूजन है, डाउट है, नहीं समझ आ रहा है, भूल गए, उसको छोड़ दो, ये आपको प्लस पॉइंट यहाँ पे मिला हुआ है। Read the given extract to attempt question that follows, ठीक है। I have nothing else to do, he mutters looking away, go to school I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound। कौन से चैप्टर से है भाई, कौन बोल रहा है, किसमें बातें हो रही हैं, लॉ स्प्रिंग चैप्टर से है, अनीस जंग और साहिब में बातें हो रही हैं, और ये आंसर दिया है साहिब ने अनीस जंग को। तो सबसे पहले बोला है साहिब स्मटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज एंगर, क्या वो गुस्से में था, भाई गुस्से में तो नहीं था, हम सबको याद है, ठीक है। क्या वो शाइनेस की वजह से ऐसा आंसर कर रहा था, नहीं। क्या वो एम्बैरेस फील कर रहा था, हाँ वो एम्बैरेस फील कर रहा था, या फिर वो एंजाइटी में बोल रहा था, नहीं। तो सबको पता है एम्बैरेसमेंट में उसने ये आंसर दिया था कि मैं चला जाऊंगा अगर वो कभी बनवाए स्कूल तो। देन इज ऑफ द 4 मीनिंग्स ऑफ ग्लिबली सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मैचेस इन द मीनिंग with its usage in the extract। अब अगर आप भूल गए क्या मतलब था, ग्लिबली कहाँ यूज हुआ है, जाओ दोबारा पैराग्राफ पे रीड करो। Go to school I say glibly, realizing immediately how hollow the advice was so। ठीक है, सेंटेंस में अगर वर्ड गिवन है ना, दोबारा फ्रेज में जाओ, वो सेंटेंस रीड करो, आंसर वहीं से वहीं निकल के आ जाएगा, ठीक है। शोइंग डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी, lacking depth and substance, being insincere and deceitful, ये स्पीकिंग विथ फ्लुएंसी, स्पीकिंग विथ फ्लुएंसी तो नहीं है। बिग इनसिंसियर एंड डिसीटफुल, क्या ऐसा कुछ था, इनसिंसियरिटी या डिसीटफुलनेस, नहीं ये भी नहीं थी। नेक्स्ट इज लैकिंग डेप्थ एंड सब्सटेंस, अब क्या स्कूल बनने वाला था साहिब के लिए, क्या ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो लैकिंग डेप्थ एंड सब्सटेंस, अनीस जंग ने ऐसे ही बोल दिया था कि अगर मैं तुम्हारे लिए कभी स्कूल बनवाऊंगी तो क्या तुम आओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज शोइंग अ डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी, ये भी नहीं, क्योंकि बोलने के बाद अनीस जंग को फील हुआ था, तो हमें पता चल गया ग्लिबली यहाँ पे किससे रिलेट कर रहा है, लैकिंग डेप्थ एंड सब्सटेंस, बी। सो 31 का है सी और 32 का है बी। नेक्स्ट जाते हैं, हु डू यू थिंक साहिब इज रेफरिंग टू एज दे किसको बोला है साहिब ने इन द गिवन सेंटेंस व्हेन दे बिल्ड वंस आई विल गो, किसको बोला था, ऑफिशियल्स को बोला था, इनहैबिटेंट्स को बोला था, इनहैबिटेंट्स को तो भाई नहीं बोला था, सबको पता है। टीचर्स को बोला था, कोई टीचर था उसका यहाँ पे, तो किसको बोला था, नहीं बोला था। फिर है जर्नलिस्ट, क्या उसको पता था जर्नलिस्ट कौन होते हैं और उनका क्या काम होता है, इतना इंफॉर्मेशन थी साहिब को, नहीं थी। वो बोल रहा है ऑफिशियल को, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर बिजनेस ऑफिशियल्स जो कि उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो अगर कभी वो स्कूल बनवाएंगे तो साहिब स्कूल जरूर जाएगा।
तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। Select the option that lists the feeling and attitude corresponding to the following. I asked half joking first and second is he says smiling broadly. तो I asked half jokingly part arrogance या part seriousness. Arrogance था इसमें? नहीं था. Arrogance दिया है ना, ये नहीं है. Next है part amusement and part irritation. क्या इसमें irritation था? नहीं था भैया. Next है C. Part concern, part hurt. और सेकेंड ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. क्या इसमें प्राइड था? प्राइड नहीं था. आ जाते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन पे. फर्स्ट के लिए पार्ट ह्यूमर एंड पार्ट अर्नेस्टनेस, रिलेटेबल है. एंड नेक्स्ट आ जाता है ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली कि अगर कभी स्कूल बनेगा वो लोग बनवाएंगे ऑफिशियल्स तो मैं डेफिनेटली आऊंगा. सेल्फ बिलीव. तो सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमें सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर लग रहा है आंसर के लिए. सो 33 का हो गया ए और 34 का हो गया पार्ट ह्यूमरस, पार्ट अर्नेस्टनेस और बिलीफ, जो कि था डी वाला. ठीक है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट रीजंस व्हाई साहिब्स वर्ल्ड हैज बीन कॉल्ड ब्लीक. ब्लीक क्यों बोला गया है? 4 स्टेटमेंट से आपको बताना है कौन सा सबसे ज्यादा रिलेटेबल है. करेक्ट है द एब्सेंस ऑफ पेरेंटल प्रेजेंस. क्या साहिब के पेरेंटल प्रेजेंस नहीं थी? एब्सेंस थी? नहीं, ऐसा तो नहीं था. नेक्स्ट आ जाता है द पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस. पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस तो प्रिवेलिंग थी. नेक्स्ट है हिज इनेबिलिटी टू एड्रेस प्रॉब्लम. क्या वो प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाता था? नहीं, वो हर सिचुएशन में रह लेता था, इजिली कोप अप कर लेता था. नेक्स्ट इज हिज लैक ऑफ लाइफ स्किल्स. क्या उसमें लाइफ स्किल्स लैकिंग थे? नहीं थे. नेक्स्ट है द डिनाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्कूलिंग. वो स्कूलिंग करना चाहता था क्योंकि वो बोलता है अगर कभी स्कूल बनेंगे वो लोग बनवाएंगे ऑफिशियल्स तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा, लेकिन उसको ये अपॉर्चुनिटी अब तक अवेल नहीं हो पाई थी. तो ये दोनों मुझे करेक्ट लग रहे हैं. आंसर देख लेते हैं अब हम. 1 and 4, 2 and 5, 2 and 5. ओके, 2 and 5 ही वैसे हमने भी करेक्ट करे हैं. उसके अलावा है 3 and 5, तो 3 वाला नहीं है. एंड 2 and 4, 2 and 4, 2 है पर 4 नहीं है. तो सबसे बेस्ट सूटेड कौन सा हुआ? 2 and 5 वाला. ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है. ओके, सो 35 का हो गया बी. सो विद दिस हमने कंप्लीट कर लिया है एंटायर राइटिंग स्किल पोर्शन और लिटरेचर भी हमने स्टार्ट कर दिया है. इन द नेक्स्ट सेशन वील स्टार्ट फ्रॉम 36 टू क्वेश्चन नंबर 60. नेक्स्ट सेशन में हम पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे. लर्न करो कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम. आप अपनी एनालाइज कर सकते हो परफॉर्मेंस खुद ही. क्यों? क्योंकि आपको मिलती है पर्सनलाइज्ड स्टूडेंट रिपोर्ट्स. नोट्स के लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि सारे ही नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इन अ पीडीएफ फॉर्मेट. यू मे ऑल्सो अटेंड आवर लाइव टेस्ट, क्विजेस एंड असाइनमेंट्स. डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए हमारा ऑफिशियल ऐप लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप एंड यू मे ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम. दोनों के ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. आई होप ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो, यूजफुल रहा हो. Still, if you have any doubt, definitely ask me in the comment section below. Now, I shall take a leave and I'll meet you in the next session. Till that time, keep studying, stay safe, all the best. Bye-bye.